अगर ये लारी थी तो इसे रोकने के लिए ज़रूरी था कि मैं सड़क के किनारे पर खड़े होकर इसे हाथ का इशारा करूं। मैंने खुदा पर भरोसा करते हुए सड़क किनारे पर आकर हाथ से इशारा करना शुरू कर दिया। मेरी खुशनसीबी कि ये फौजी ट्रक नहीं बल्कि लारी थी। खुदा जाने सिख ड्राइवर के दिल में क्या आया कि इसने लारी सड़क की एक तरफ रोक दी, वरना आधी रात को ड्राइवर कम ही गाड़ी वीरान जगहों पर रोकते हैं। क्लीनर की आवाज़ आई, किधर को जाना है जी? मैंने कोई जवाब न दिया और लारी में घुस गए। लारी ज़्यादा भरी हुई नहीं थी, मगर जितने मुसाफिर थे जाग रहे थे। इनकी वजह उधमपुर की इंडियन फिजाइया की चौकी की तबाही थी। वो सब टीले वाली फौजी चौकी की तबाही की बातें कर रहे थे। इनमें से किसी को ये मालूम नहीं था कि इस टीले के नीचे 8 जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के हामिल हेलीकॉप्टर और इसराइली हवाबाज भी थे। वो टीले वाली चौकी को असले का डिपो समझ रहे थे, जो किसी कश्मीरी मुजाहिद या पाकिस्तानी कमांडो ने उड़ा दिया था। वह भी इनकी गुफ्तगू में शरीक हो गए। एक हिंदू लाला कह रहा था, महाराज ये सारा काम पाकिस्तानी जासूसों का है, अब तो वो जम्मू तक घुस आए हैं। दूसरा डोगरा हिंदू बोला, हमारी सरकार भंग पीकर सो रही है, कहते हैं टीले में एक एटम बम भी था जो फट गया। एक सिख ने इसे झाड़ते हुए कहा, ओए एटम बम तेरे बाप ने वहां रखा हुआ था, एटम बम फटता तो तुम कैसे जम्मू से जिंदा बचकर निकलते? मैंने कहा, महाराज हमारी सरकार को चाहिए कि इन पाकिस्तानी जासूसों को पकड़ गए दरियाए तवी के पुल पर फांसी दे। एक और मुसाफिर ने नींद में जमाई लेते हुए कहा, महाराज वो काबू आए तो फांसी भी दे सरकार, वो तो जंगलों में गायब हो जाते हैं। इस पर सिख ड्राइवर ने गाली हवा में उछाली और कहा, बस करो आगे फौज की चौकी आ रही है, मुझे फौजी भी नजर आ रहे हैं। मैं अपनी जगह पर बैठा बैठा चौंक पड़ा। जिसका डर था वही कुछ होने वाला था। लारी सड़क पर भागी जा रही थी, अब इसकी स्पीड कम होने लगी थी। मैंने ड्राइवर के सामने वाली शीशे में से गर्दन उठाकर देखा। लारी की रोशनी में कोई 100-150 कदम के फासले पर 2 इंडियन फौजी कंधों से स्टेन करने लगे। हाथ के इशारे से लारी को रोकने के लिए कह रहे थे। मैंने सोचा कि लारी के रुकते ही उतर कर भाग जाऊंगा। इस तरह भी फैसला था। मैंने खुद को संभाला, समेटा और बड़े एतमाद से पिछली सीट पर बैठा रहा। मेरे पास सिगरेट नहीं था। लारी फौजियों के करीब जाकर सड़क के किनारे रुक गई। क्लीनर नीचे उतर गया। इसने फौजियों को सलाम किया और बोला, सर ये लारी अमृतसर जा रही है। फौजियों ने हाथ के इशारे से क्लीनर को एक तरफ हट जाने को कहा और खुद लारी के करीब आ गए। सिख ड्राइवर खिड़की से गर्दन बाहर निकालकर खामोशी से देख रहा था। सड़क के किनारे छोलदारी लगी हुई थी, जिसके बाहर 4 फौजी भी चौकस खड़े थे। छोलदारी में से एक नौजवान फौजी निकलकर लारी के पास आया। ये कैप्टन या लेफ्टिनेंट था, मुझे इसके कांधे के फूल नजर नहीं आ रहे थे। मैं अपने हवास और जज्बात को पूरी तरह समेटे अपनी सीट पर एक मुसाफिर की तरह बैठा फौजियों को तक रहा था। फौजियों ने तमाम मुसाफिरों को बाहर कतार में खड़ा होने को कहा। सारे मुसाफिर लारी से निकलकर सड़क के किनारे खड़े हो गए। ड्राइवर और क्लीनर भी एक तरफ बगलों में हाथ दिए खड़े थे। नौजवान हिंदू फौजी अफसर ने एक से पूछताछ शुरू कर दी कि वो कौन है और कहां से आया है। फौजी टेंट के बाहर एक बल्ब रोशन था। क्लीनर ने यह कहकर कि लारी अमृतसर जा रही है, मेरी मुश्किल हद तक कम कर दी थी। पंजाब में सिर्फ अमृतसर एक ऐसा शहर है जिसकी गलियों बाजारों से मैं पूरी तरह वाकिफ था। जब मेरी बारी आई तो मैंने गरीब मस्कीन हिंदू की तरह हाथ जोड़कर नौजवान हिंदू फौजी को नमस्कार किया। इसने कोई जवाब न दिया। वो सिकड़ी हुई नज़रों से मुझे घूरते हुए बोला, क्या नाम है तुम्हारा? मैंने हाथ जोड़ते हुए कहा, धनीराम महाराज। ये फौजी कैप्टन था। इसके कांधे पर 3 फूल थे। इसने अपने हवालदार को इशारा किया। हवालदार ने दोनों हाथों से मेरे सारे जिस्म को टटोला, जैसे ही ये देखना चाहता हो कि मैंने कोई असला तो नहीं छुपा रखा। कहाँ जा रहे हो? मैंने बड़ी आजी से कहा, अमृतसर महाराज, जम्मू में माता शेरावाली के दर्शन को आया था। अमृतसर में क्या करते हो? हिंदू कैप्टन ने पूछा। मैंने इसी मस्कीन लहजे में कहा, महाराज जी गुरु बाजार में स्कूल की कापियों स्लेटों की दुकान करता हूँ। गरीब हूँ जी, भगवान की कृपा से 2 बच्चे हैं, पत्नी स्वर्गवासी हो गई है। हिंदू कैप्टन ने पूछा कि मैं जम्मू से कापियाँ स्लेटें भी खरीद कर ले जा रहा हूँ क्या? मैंने झट कानों पर हाथ लगाए और कहा, महाराज मैं माता शेरावाली की यात्रा को आया था जी, व्यापार वहाँ करने नहीं महाराज। हिंदू कैप्टन आगे बढ़ गया और वो दूसरे सिख मुसाफिर से पूछगछ करने लगा। मैंने दिल में खुदा का शुक्र अदा किया। पीछे वाकई ही ऐसा भयानक हो गया था कि फौज किसी भी शख्स को पूछगछ के बगैर आगे जाने नहीं दे सकती थी। बाद में पता चला कि सिर्फ उधमपुर बस्ती में कोई 100 के करीब लोग फौज ने हिरासत में ले लिए हैं और इनमें हुकूमत की अपोजिशन जमात और कम्युनिस्ट पार्टी के मुसलमानों की तादाद ज़्यादा थी। खुदा खुदा करके लारी वहाँ से रवाना हुई। सिख ड्राइवर ने खुदा जाने किसे गाली देते हुए कहा, अम्बरसर में फिर चेकिंग होगी, मैं तो कल से रात की लारी को लेकर नहीं आऊँगा। एक सूखे हुए आम की शक्ल का अधेड़ उम्र हिंदू खेस कांधे पर रखे मेरे करीब ही बैठा था। मेरी तरफ देखकर बोला, महाराज मेरी दुकान भी गुरु बाजार में है, मगर मैंने आपको वहाँ कभी नहीं देखा।
मैंने फ़ौरन ही सिंधु लाले का हाथ दबाते हुए कहा, महाराज असल में मेरी दुकान राम बाज़ार में है, पर आपको तो मालूम है कि राम बाग में तवाइफें भी रहती हैं और ये बड़ा बदनाम बाज़ार है। मैंने सोचा फौजियों के आगे राम बाग का नाम लिया तो कहीं मुझे बदमाश समझ कर पकड़ न ले। वो हिंदू मुस्कुराने लगा। इसके सामने वाले 2 दांत टूटे हुए थे। वो बज़ाहिर मुस्कुरा रहा था, मगर इसका चेहरा मुझे साफ साफ बता रहा था कि इसे मेरी बात पर यकीन नहीं आया। मैं इसकी तरफ से मुहतात हो गया। फौजी चेक पोस्ट से निकलते ही क्लीनर ने इन मुसाफिरों को टिकट देने शुरू कर दिए जिन्होंने जम्मू लारी अड्डे पर टिकट नहीं लिया था। ये लारी सिर्फ अमृतसर तक जा रही थी, वहीं से कल सुबह वापस जम्मू आना था। मैंने अमृतसर तक का टिकट ले लिया। सिगरेट की बड़ी तलब महसूस हो रही थी। मेरे पास सिगरेट नहीं थे। लारी में 2 एक मुसाफिर सिगरेट पी रहे थे, मगर इनसे सिगरेट मांगने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैंने साफा सर से उतार कर अपने जिस्म के गिर्द लपेट लिया, क्योंकि रात को ठंड हो गई थी। जब अमृतसर करीब आया तो इस ठंड में कमी हो गई। मैंने साफा दोबारा सर के गिर्द लपेट लिया। मैंने अपने करीब बैठे हुए हिंदू की तरफ 2 एक बार गौर से देखा, मगर वो ऊँग रहा था। लारी अब वीर गांव से गुजर कर मुझेट रोड पर से गुजर रही थी। अमृतसर शहर पर खामोशी तारी थी। लोग गहरी नींद सो रहे थे। सड़क पर दोनों जानिब बत्तियां रोशन थी। कभी कभी कोई ट्रक गुजर जाता था। रेलवे पुल पर से गुजर कर लारी सीढ़ियों वाले रेलवे पुल के सामने पुरानी सराय वाले लारी अड्डे में आकर रुक गई। मैं भी दूसरे मुसाफिरों के साथ लारी से बाहर निकला। सिगरेटों वाला खोखा खुला था। एक बूढ़ा हिंदू लालटेन जलाए बैठा था। मैंने इससे कैप्टन के सिगरेटों का एक पैकेट खरीदा। एक सिगरेट सुलगा कर लंबा कश लगाया। इतने में वही हिंदू लाला जो मेरी सीट के साथ बैठा था करीब आकर बोला, महाराज गुरु बाजार जाएंगे या राम बाजार? वो टूटे हुए दांतों की नुमाइश करते हुए हंस रहा था। मैंने कहा, राम बाग अपने घर जाऊंगा महाराज। फिर आंख मार कर इसे कहा, महाराज वो तो मैं गुरु बाजार का नाम लेकर अपनी जान बचाई थी, क्या करता महाराज? अच्छा राम राम। मैंने हाथ जोड़कर इस मक्कार हिंदू से इजाज़त ली और सिगरेट की कश लगाता हुआ राम बाग की तरफ चल पड़ा। लारी अड्डे पर कोई फौजी नजर नहीं आया था, मगर 2 एक आदमी इधर उधर जरूर मंडला रहे थे। जाहिर है ये खुफिया पुलिस के आदमी ही हो सकते थे। राम बाग वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था और मैं राम बाग के इलाके की एक गली से वाकिफ़ था। मेरे क़ारीन को मालूम होगा कि मैंने अपनी कमांडो ज़िंदगी का आगाज़ राम बाग के इलाके से ही किया था, जहाँ मैं एक स्मगलर साथी के पास आकर ठहरा था। रात के 2 बजे का अमल होगा। अमृतसर शहर की सड़कें सुनसान पड़ी थी। कभी कभी दूर से किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ जाती थी। मैं हाल बाजार वाले फुआरे के करीब आया तो यूं ही पीछे मुड़कर देखा। एक बार तो मेरे पांव तले से ज़मीन खिसक गई। वही हिंदू लाला जिसको मेरी बात का यकीन नहीं आया था, एक खद्दर पोश सदरी वाले आदमी के साथ झुककर इसे कुछ कह रहा था। वो सदरी वाला आदमी मुझे जाते हुए तक रहा था। यह आदमी खुफिया पुलिस के सिवा और कोई नहीं था। इसका सबूत मुझे इस वक्त मिल गया जब मैंने पर्ल सिनेमा के करीब से गुजरते हुए पीछे मुड़कर देखा तो सदरी वाला मेरे पीछे पीछे चला रहा था। मैं इस हकीकत से वाकिफ था कि खुफिया पुलिस को जो आदमी रात के वक्त लारी अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर ड्यूटी पर होते हैं, इनके पास पिस्तौल ज़रूर होते हैं। मैं निहत्था था, लेकिन कमांडो निहत्था भी हो तो इतनी आसानी से काबू में नहीं आ जाता। वहाँ कोई अनजाने में या पीछे से फायर न कर दे। चुनाचा मैंने देखा कि हिंदू लाले ने मेरी मुखबरी कर दी है और अमृतसर खुफिया पुलिस का एक आदमी मेरे पीछे लग गया है। तो मैं मुहतात हो गया। खुफिया पुलिस का आदमी एक बार पीछे लग जाए तो इसे पीछा छुड़ाना एक आम आदमी के लिए तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। इन लोगों से एक कमांडो ही निमट सकता है। इस हिंदू खुफिया पुलिस वाले ने अब ये किया कि बाजार में रोशनी का कोई खंबा आता तो वह अंधेरे में कहीं गायब हो जाता। वो मुझ पर यह जाहिर करने की कोशिश कर रहा था कि वो मेरे ताक़ुब में नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली थी, बल्कि पक्की गोलियां खेल खेल कर मैं इस फन में ताक हो गया था। ये बात मुझ पर वाज़ेह नहीं हुई थी कि यह आदमी पंजाब पुलिस का खुफिया का है या मिलिट्री इंटेलिजेंस का है। मिलिट्री इंटेलिजेंस के आदमी दस्त बदस्त लड़ाई में भी किसी कमांडो से कम नहीं होते, बल्कि इन्हें इसकी थोड़ी सी तरबियत भी दी जाती है। मैं पर्ल टाकी से दाएं जानिब गंदे नाले के साथ साथ चलने लगा, क्योंकि दूसरी तरफ आगे राम बाग का थाना आता था, जिससे मैं हर हालत में बचना चाहता था। गंदा नाला, जिसे अमृतसर लोग डंडे शाह कहते हैं, पर्ल टाकीज के पीछे से होकर गुजरता है और शरीफपुरे की तरफ जाने वाली सड़क पर जा निकलता है। गंदे नाले के किनारे किनारे चलते हुए मैंने पीछे मुड़कर देखा। खुफिया पुलिस का आदमी मुझे कहीं नजर न आए। वो अगरचे मुझे नजर नहीं आ रहा था, मगर मुझे यकीन था कि वो मेरे ताक़ुब में ही होगा। डंडे शाह का तकिया जब मुसलमान यहाँ होते थे तो बड़ा आबाद था, मगर अब वीरान हो गया था। मेरे बाएं जानिब डंडे शाह की आबादी के मकानों के पिछवाड़े शुरू हो गए। गंदे नाले की वजह से लोगों ने इस तरफ मकानों की खिड़कियां और दरवाजे वगैरह नहीं रखे थे। सिर्फ 2-4 मकानों के बाद एक छोटी सी गली आ जाती थी। पहले मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं इन गलियों में किसी अंधेरी गली में घुसकर नूर मस्जिद की तरफ से होता हुआ हुसैनपुरे की तरफ निकल जाऊं। फिर कुछ सोच कर नाले के किनारे किनारे ही चलता गया।
अब मेरे सामने वो सड़क थी जिसके नीचे से नाला गुजरकर ब्रिज फूला सिंह की तरफ जाता था। इस सड़क पर बिजली के खंभे रोशन थे, मगर बल्बों की रोशनी बड़ी कमज़ोर थी। इस सड़क के बाएं जानिब कंपनी बाग वाले रेलवे फाटक था और दाएं जानिब थोड़ी दूर जाकर राम बाग का थाना था। सड़क पर आते ही कुदरती तौर पर मैंने रेलवे फाटक की तरफ मुंह कर लिया। रात के 2 बजे सड़क बाएं बाएं कर रही थी। मैंने साफा सर पर से उतार कर अपने गले में लपेट लिया था। मुझे बराबर ये अंदेशा लगा था कि खुफिया पुलिस का आदमी मेरा पीछा कर रहा है। यूं ही मैं एक बंद दुकान के करीब पहुंचा तो एक जानिब से वही सदरी पोस्ट CID वाला अचानक निकल कर मेरे सामने आ गया। इसने मुझे हाथ से रुकने का इशारा किया और पूछा, महाराज इतनी रात गए कहाँ जा रहे हो? मैंने सोचा कि यहाँ अब एक रिवायती डरपोक हिंदू लाले की अदाकारी ही मेरी जान बचा सकती है। फौरन हाथ जोड़े और आजी से कहा, महाराज जम्मू वाली लारी से उतरा हूँ, सिंहपुरे अपने घर जा रहा हूँ। मुसलमानों के चले जाने के बाद सिखों ने शरीफपुरे की हुसैनपुरे वाली आबादी का नाम सिंहपुरा रख दिया था और ये आबादी रेलवे फाटक के साथ ही शुरू हो जाती थी। मौका माल के एतबार से मैंने बिल्कुल सही जगह बताई थी, मगर लारी वाले हिंदू ने मुखबरी कर दी थी कि मैंने फौजियों के आगे झूठ बोला था कि मैं गुरु बाजार में रहता हूँ। ऐसी सूरत हाल में जबकि जम्मू में फौजी असला डिपो में तबाही मची हो, कोई भी CID वाला मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता था। जाहिर है कि अमृतसर पुलिस को फौजी जम्मू डिपो की तबाही की इतला मिल गई हो, इसलिए आधी रात को अमृतसर की वीरान लारी अड्डे पर खुफिया का आदमी मौजूद था। इसने मुझे बाजू से पकड़कर जोर से हिलाया और गाली देकर बोला, सच सच बता दो तुम जम्मू किससे मिलने गए थे? मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। मैं और ज़्यादा आजी से गिड़गिड़ाने लगा, महाराज मैं तो जम्मू शेरा वाली माता के दर्शन करने गया था और 2 दिन वहीं देवी के स्थान पर गुजारे थे। महाराज मैं तो वहाँ किसी को जानता भी नहीं महाराज। अब इसने लपक कर मेरे साफे को दोनों हाथों से बल देने शुरू कर दिए। साफे से मेरी गर्दन को घोटना शुरू कर दिया। मैंने गर्दन पर से साफे को पकड़ लिया और तकरीबन रोते हुए कहा, महाराज मुझे कुछ मालूम नहीं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं महाराज, मुझ पर दया कर। मेरे पास 200 रुपये हैं, वो ले ले महाराज, मुझे छोड़ दें, मैं निर्दोष हूँ महाराज। इसने साफे को और जोर से मरोड़ा, मेरी रगें फूलने लगी। चल थाने चल मेरे साथ, वहाँ जाकर तेरा बाप भी सब कुछ बता देगा। अब मैंने कमांडो एक्शन का फैसला कर लिया, क्योंकि इस खुफिया आदमी की हरकत से मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि ये मिलिट्री इंटेलिजेंस का आदमी नहीं है। मैं इसके आगे हाथ जोड़े गिड़गिड़ा भी रहा था, इससे रहम की भीख भी मांग रहा था और एक सोचे समझे मंसूबे के तहत पीछे भी हटता जा रहा था, क्योंकि वहाँ से चंद कदम पीछे अंधेरा था और मैंने वारदात के लिए इसी जगह को मुंतखब किया था। मैं इसकी निस्बत ज़्यादा चाकोचौबंद और जवान था। साफा मेरी गर्दन में था। वो दोनों हाथों से साफे को बल देते हुए मुझे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हुए गालियां भी देता जा रहा था। सिर्फ चंद कदम पीछे हटने की बात थी। जो ही वो अंधेरे में आया, मैंने उछलकर पूरी ताकत से अपनी सीधी लात इसकी नाफ के नीचे मारी। मेरा ये हरबा इतना कारगर साबित हुआ कि इसके हाथ से साफा छूट गया और वो अपने पेट को पकड़कर दोहरा हो गया। इसे इस कदर शदीद दर्द होने लगा था कि इसकी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। मैंने ऊपर से अपना हाथ इसकी गर्दन पर मारा, वो ज़मीन पर गिर गया। अब वो मेरे रहमो करम पर था। बहुत जल्द ही मैंने इससे निजात हासिल कर ली। इसका कोई सांस बाकी था, लेकिन ग्राउंड पर अगर कोई पुलिस का आदमी इधर आ जाता तो इसी वक्त पुलिस मेरी तलाश में अमृतसर के गली कूचों में निकला था और मुझे हर हालत में इस शहर के कुर्बो जवार में रात गुजारनी थी। गंदे नाले का पुल 2 कदम के फासले पर था। मैं नीम मुर्दा लाश को घसीट कर नाले के पुल के किनारे पर ले आया और फिर इसे गंदे नाले में लुढ़का दिया। वो गंदे नाले में औंधा होकर तैरने लगा। फिर मैंने इसे खंबे की रोशनी में नीचे ही नीचे डूबते देखा तो वहाँ से भागकर गिरजाघर की तरफ हो गया। गिरजाघर के पीछे से निकला और शरीफपुरे वाली सड़क पर आ गया। सामने हाथी ग्राउंड थी, जहाँ पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों ने मकान बना लिए थे। यहाँ कई मकानों के बाहर गायें बंधी हुई थी। एक मकान में बंधा हुआ कुत्ता मेरी बू सूंघ कर जोर से भौंका। मैंने इसकी कोई परवाह न की और सड़क की दीवार के साथ साथ चलकर शरीफपुरे के सामने से गुजरती GT रोड पर आ गए। अब मशीकी आसमान पर पू फटने के आसार नमूदार होने लगे थे। GT रोड पर आकर मैंने जालंधर की तरफ चलना शुरू कर दिया। जालंधर अमृतसर से 40 मील दूर है और अमृतसर से मुँह अंधेरे जालंधर से लारियां चलने लगती थी, मगर मैं किसी और लारी पर सफ़र करने का खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। मैं किसी ऐसे ट्रक के इंतज़ार में था जो अमृतसर से माल लेकर जालंधर या इससे आगे अम्बाला लुधियाना की तरफ जा रहा हो। अमृतसर के व्यापारी अपना माल अक्सर ट्रकों पर ही जालंधर, लुधियाना, अम्बाला और दिल्ली तक भेजते हैं और ये ट्रक आमतौर पर रात भर चलते रहते हैं। जो माल जालंधर जाना होता है वो आमतौर पर मुँह अंधेरे ले जाया जाता है। ये छोटी छोटी मगर एक कमांडोज के लिए बहुत बड़ी मालूमात ज़रूरी मैंने शुरू ही से हासिल कर रखी थी। मैं सड़क के बाएं जानिब चल रहा था और थोड़ी देर बाद पीछे देख लेता था कि कोई माल से लदा हुआ ट्रक तो नहीं आ रहा है। मैं चलते चलते शरीफपुरे की आबादी से आगे निकल आया। तकसीम के बाद अमृतसर के इस इलाके में आबादी बड़ी तेज़ी से बढ़ी थी। यहाँ ज़्यादातर सिखों ने मकान बनाए थे
आगे मकबूलपुरा आ गया जहाँ हिंदुओं की आबादी भी थी। इसके आगे बिजली घर वाली नहर थी। मैं अभी मकबूलपुरा से दूर ही था कि पीछे से सड़क पर किसी गाड़ी की तेज रोशनी पड़ी। मैं रुक गया। दूर से एक ट्रक की घूं घूं करती आवाज़ आ रही थी। आवाज़ से जाहिर था कि ट्रक में काफ़ी माल लदा हुआ है। मुश्किल ये थी कि ड्राइवर अमृतसर से निकलते ही ट्रक खड़ा करने के मूड में नहीं होते। फिर भी मैंने अल्लाह के आसरे पर हाथ दे दिया। ट्रक शोर मचाता, गर्द उड़ाता मेरे सामने से गुजर गया। वो रुका नहीं था। खतरा सा मुझे अपने आसपास मंडलाता महसूस रहा था। यही वजह थी कि मैं इस इलाके से जितनी जल्दी हो सके निकल जाना चाहता था, लेकिन पीछे से कोई ट्रक नहीं आ रहा था। रात की तारीकी में से दिन की रोशनी झलकने लगी थी। दूर किसी मंदिर से घंटियां बजने और भजन गाने की मदम आवाज आ रही थी। सड़क पर इक्का दुक्का लोग भी नजर आने शुरू हो गए थे। आखिर सितंबर का मौसम सुबह के वक्त फिजा में खनकी थी। मैं मकबूलपुरे से भी आगे निकल गया था। यहाँ सिखों के गुरुद्वारे में गुरबानी का पाठ हो रहा था। सिख श्रद्धालु और औरतें गुरुद्वारे की तरफ चली जा रही थी। मैं सड़क के किनारे टालियों के दरख्त के नीचे खामोशी से चला जा रहा था। सड़क पर से इस ख्याल से नीचे उतरकर कच्चे में आ गया कि मुझे छते हुए कुएं के पास दो पुलिस वाले एक बेंच पर बैठे हुए नजर आ गए थे। वो सड़क की दूसरी जानिब थे। रामबाग थाने वालों को अपनी खुफिया पुलिस वाले हिंदू के गंदे नाले से लाश नहीं मिली थी, वरना ये सिख कांस्टेबल आराम से बेंच पर न बैठे होते। लाश के मिलने से पहले पहले मैं चाहता था कि कम से कम जालंधर पहुंच जाऊं। जालंधर की तरफ से 2-3 ट्रक और एक मुसाफिरों से भरी हुई लारी अमृतसर की तरफ गुजर गई थी। अमृतसर की तरफ से भी एक लारी मेरे करीब हारन देती गुजर गई। इसको मैंने हाथ न दिया बल्कि मुंह दूसरी तरफ कर लिया, क्योंकि मैंने देख लिया था कि ये वही लारी थी जो मुझे जम्मू से अमृतसर लाई थी। मैंने सिख ड्राइवर को पहचान लिया था। बिजली घर वाली नहर का पुल आ गया। यहाँ एक तरफ दुकान पर हिंदू लाला पूरियां तल रहा था। कुछ ऐसे हिंदू ग्राहक जो सुबह सैर की गर्ज से नहर पर आए थे, जहाँ पूरियां खा रहे थे। पुल अबूर करने के बाद खेत शुरू हो गए। मेरा ज्यादा देर तक पैदल चलते रहना भी ठीक नहीं था। मैं एक दरख्त के नीचे बैठ गया। 2 फौजी ट्रक तेजी से सड़क पर से गुजर गए। वो जालंधर की तरफ जा रहे थे। फौज क्यों चौकस हो गई थी? मैं जानता था मुझे खतरा सिर्फ पुलिस से था कि अगर जरा से शुबे से मैं पकड़ लिया गया तो किसी वक्त सारा भेद खुल सकता था। मैंने एक ट्रक को देखा जिसमें सामान लदा हुआ था। ट्रक रें रें करता 30-35 की स्पीड पर चला रहा था। मैंने कुछ सोचे समझे बगैर उठकर इसे हाथ दे दिया। ट्रक सड़क के किनारे थोड़ी दूर जाकर रुक गया। मैं भागकर ड्राइवर के पास गया। ये एक सूजे हुए चेहरे और भरपूर दाढ़ी वाला सिख ड्राइवर था। खिड़की से अपनी पगड़ी वाला सल निकाल कर बोला, ओ लाला कितने जाने थे? मैंने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और कहा, सरदार जी जाना तो जालंधर है महाराज, लारी में जगह नहीं मिली, गाड़ी आने में देर थी। सिख ड्राइवर ने अपने साथ वाली खाली सीट की तरफ इशारा करके कहा, आजा चाचा अंदर, मैं जालंधर ला देंगे, मुझे अम्बाले जाना है। सिख ड्राइवर की बातों से साफ आया था कि वो रात भर नावनोश में मशगूल रहा है। ये ट्रक मेरी मंजिल तक जा रहा था, लेकिन मैं अभी इसके सामने अम्बाले का नाम नहीं लेना चाहता था। मैं दूसरी तरफ से दरवाज़ा खोलकर ट्रक में बैठ गया। यहाँ पहली बार मुझे मशरूब की तेज़ बू आई। सिख ड्राइवर ने गियर बदला और ट्रक सड़क पर चलने लगा। अब इसने मुझसे बातें शुरू कर दी। वो ठेठ पंजाबी में बातें कर रहा था। मैं भी पंजाबी जुबान ही बोल रहा था। किसी वक्त ये दिलचस्प सिख ड्राइवर अचानक उर्दू बोलनी शुरू कर देता। इसकी उर्दू अम्बाले की थी। शायद ये अम्बाले का असर था। पंजाब में सिखों की खालिस्तान की तहरीक शुरू हो चुकी थी और सिखों में काफ़ी जोशो खरोश पाया जाता था। ये तहरीक अपने इब्तदाई मराहल में थी और सिख लीडरों के सिर्फ बयानात तक ही महदूद थी। मुझे ये परेशानी लगी हुई थी कि सिख ड्राइवर नशे में है, कहीं किसी के सामने से आती लारी से टक्कर न मार दे। लेकिन मैंने देखा कि वो ड्राइविंग बड़ी महारत से कर रहा था। मैं बातें तो ड्राइवर से कर रहा था, लेकिन मेरा ध्यान पीछे आने वाली हर गाड़ी पर लगा था। हम अमृतसर से काफ़ी दूर निकल आए थे। इस दौरान एक फौजी जीप और 2 लारियां हमें पीछे छोड़कर निकल गई थी। फौजी जीप में मिलिट्री पुलिस देखकर मैंने अपना चेहरा खिड़की से अंदर कर लिया था। रास्ते में ट्रक की एक जगह रोककर सिख ड्राइवर ने चाय पी और मुझे भी ज़बरदस्ती पिलाई। मैं ट्रक से नीचे नहीं उतरना चाहता था, मगर सिख ड्राइवर ने मुझे ज़बरदस्ती उतार कर अपने साथ चाय की दुकान पर ले गया और हमने लकड़ी के बेंच पर बैठकर चाय पी। वो मुसलसल बातें किए जा रहा था। मेरी तेज़ नज़रों ने देख लिया था कि वहाँ पुलिस का कोई संतरी नहीं है। अमृतसर से जालंधर लारी में जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगता, मगर इस ट्रक ने पूरे 2.25 घंटे में मुझे जालंधर पहुँचाया। मैं ये सोच रहा था कि अम्बाले तक इसी सिख के ट्रक में जाऊँ या यहाँ से कोई लारी या ट्रेन पकड़ लूँ। लारी और ट्रेन में भी चेकिंग का खतरा था, ट्रक में भी यह खतरा मौजूद था। आखिर मैंने सिख ड्राइवर को साफ साफ बता दिया कि मैं अम्बाले जाना चाहता हूँ। पहले तो वो मुझे घूर कर देखता रहा, फिर जोर से मेरे कंधे पर हाथ मारकर बोला, लाला तुमने पहले क्यों नहीं बताया? बैठ जा ट्रक में, बस मैं चलने ही वाला हूँ। जालंधर से चले तो अब लुधियाना आने वाला था। रास्ते में पुलिस के 2 सिपाही सड़क के किनारे ट्रकों और लारियों की चेकिंग कर रहे थे। मैंने देखा कि सिख ड्राइवर कुछ बेचैन सा हो गया था। इसने पुलिस वालों को गाली दी और ट्रक खड़ा कर दिया। पुलिस के सिपाही बड़ी काहली से ट्रकों और लारियों में झांक कर देखते और फिर जाने की इजाज़त दे देते। हमारा ट्रक लुधियाना की तरफ चला जा रहा था और सिख ड्राइवर पुलिस को बेनुक्ता सुना रहा था।
लुधियाना में इसने ट्रक को ना रोका और जीटी रोड पर आगे अम्बाले की तरफ निकल गया। मैं भी यही चाहता था कि अम्बाला जल्दी आ जाए और मैं वहां से शिमला रवाना हो जाऊं। पहले तो मैंने सिख ड्राइवर का ख्याल करते हुए सिगरेट नहीं सुलगाया था, मगर जब ड्राइवर को इल्म हुआ कि मैं सिगरेट पीता हूं तो इसने गाली बकते हुए कहा, लाला बेशक तंबाकू पियो, ट्रक में मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। फिर भी मैंने ट्रक में सिगरेट नोशी से परहेज ही किया। जहाँ कहीं ट्रक रुकता मैं नीचे उतरकर एक सिगरेट पी लेता था। दोपहर का खाना हमने अम्बाले से इधर सड़क के किनारे बने हुए एक ढाबे में खाया, जहाँ सब्जियों और तरकारी का सालन मिलता था। यहाँ से चले तो 1 घंटे बाद अम्बाले की मज़ाफ़ाती बस्तियाँ और कारखानों का सिलसिला शुरू हो गया। शहर करीब आ रहा था, सड़क पर ट्रैफिक में भी इजाफा हो गया था। अम्बाले के रेलवे स्टेशन से कोई 2 फरलांग दूर सड़कों पर एक जगह हमारे ट्रक की जानिब सामने से पुलिस की 2 जीपें बढ़ी। उन्होंने तेजी से हमारे ट्रक को घेर लिया। सिख सिपाहियों ने राइफलों का रुख हमारी तरफ कर दिया। सिख थानेदार छलांग लगाकर अगली जीप से नीचे उतरा। पिस्तौल इसके हाथ में था। सिख ड्राइवर ने माथे पर हाथ मारते हुए गाली देकर कहा, किसी ने मुखबरी कर दी है। मैं इससे ज़्यादा परेशान था कि ये अचानक सब कुछ कैसे और क्यों हो गया। मुखबरी से ड्राइवर की क्या मुराद थी? बहरहाल इतना सोचने की पुलिस ने मोहलत ही न दी। इनकी नफरी ज़्यादा थी, इनके पास असलहा भी था। उन्होंने ट्रक को घेरे में ले लिया था। हमें नीचे उतार कर एक तरफ खड़ा कर दिया गया। अभी मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि ये छापा पुलिस ने किस सिलसिले में मारा है और मुखबरी कैसे हुई थी, लेकिन मेरे लिए ये बात इंतहाई परेशान कुन थी कि मैं भी सिख ड्राइवर के साथ पुलिस के हत्थे चढ़ने वाला था। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।